time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा माहिर था, बहुत ज्यादा ज़हीन था। बड़े होकर ये अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था और ये कर भी देता है, लेकिन दुनिया को एक ऐसी चीज दे देता है जो कि दुनिया बर्बाद कर देती है। ये कहानी है ओपनहाइमर की। इस वीडियो में हम सारी कहानी के बारे में जिक्र तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पायरेसी के जरिए ओपनहाइमर तो आराम से देख ली होगी, बल्कि ऐसे नुकात के बारे में जिक्र करेंगे जिनके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है। चलो सबसे पहले इस शख्स का बचपन का पस मंजर देखते हैं। बचपन से ही इसे जीनियस बुलाया जाता था, मानी एक चाइल्ड जीनियस था। 10 साल की उम्र में ही एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा था। इसको मिनरोलॉजी की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और इस शख्स ने पीएचडी सिर्फ 23 की उम्र में कर ली। चलो अब एटम बम की कहानी पर आते हैं। कहानी स्टार्ट होती है आइंस्टाइन से, जब उसने फिगर आउट किया कि जर्मनी हिटलर कोई एक ऐसा वेपन बना रहा है जो कि बहुत खतरनाक साबित होता है, तो उसने सीधा एक खत यूएसए भिजवा दिया। इस खत के अंदर आइंस्टाइन ने वार्न किया यूएस गवर्नमेंट को कि ये हथियार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहीं पे सबसे पहला सवाल उठता है कि आइंस्टाइन तो जर्मनी से बिलोंग करता था, फिर क्यों उसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की और यूएसए को ये खत भेजा? इसका बहुत सिंपल जवाब है कि जर्मनी के अंदर उस टाइम हिटलर की गवर्नमेंट थी और आइंस्टाइन एक यहूदी था। यूएसए ने शुरू कर दिया एटम बम बनाने की प्रोसेस और इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिलीज किया, नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आप कहेंगे कि हमने तो बचपन से सुन रखा है कि आइंस्टाइन का हाथ था एटम बम बनाने में, मगर इस सारी स्टोरी को देखते हुए उसका नाम तो कहीं पर नहीं आ रहा। तो चलो थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, E = mc²। मायने अगर मेरे पास एक मैटर है और इसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और यहीं पे रोल आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, जो कि अपनी हाफ लाइफ के जरिए और रेडिएशन के जरिए अपने मैटर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके जहन में एक और सवाल उठा होगा, जैसा कि आइंस्टाइन ने ही यूएसए वालों को इन्फॉर्म किया था एक न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो क्यों नहीं उनने डायरेक्टरी ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट आइंस्टाइन को दी, बल्कि उसकी जगह ओपनहाइमर को प्रेफर किया? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आइंस्टाइन का एक जर्मन बैकग्राउंड था और यूएसए वालों को डर था कि कहीं ये उनके सीक्रेट जर्मनी को जाके रिलीज ना करते। मगर मेरे मानो तो वो नहीं करता। लॉस एलमोस मैक्सिको के अंदर शहर जिधर ये सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। सीक्रेट प्रोजेक्ट में सीक्रेट शहर में सब कुछ ही सीक्रेट था, मायनी यहां तक के साइंटिस्ट के नाम भी सीक्रेट थे और फैमिली भी सीक्रेट थी और कोई भी अपनी रियल नेम या फिर फैमिली का रियल नेम रिवील नहीं कर सकता था। इस कदर यूएसए ने इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा हुआ था। यह पहली बार था कि यूएसए किसी वेपन को लेने में इतना लग गया था कि उसने पूरे $2 बिलियन इस पे खर्च कर दिए। अगर आज की महंगाई के मुताबिक इसका एस्टिमेट लगाया जाए तो पूरे $24 बिलियन बनता है। प्लान बिल्कुल सिंपल था कि यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाना और यूरेनियम 235 को वजूद में लाना। मगर फिर भी ये कुछ अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि यूरेनियम एक नेचुरल प्रोडक्ट है और एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है। तो यहां पर एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जरूरत थी जो कि नेचुरल ना हो, तो फिर मिल गया प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को भी बेसिकली यूरेनियम 238 से ही बनाया जाता है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। फर्दर जब इस चीज के ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि प्लूटोनियम इवन यूरेनियम से ज्यादा रेडियो एक्टिव। 16 जुलाई 1945 एटम बम तैयार हो जाता है। एटम बम तो बन गया, टेस्ट करने की बारी। इसको मैक्सिको में ही टेस्ट किया गया था। ओपनहाइमर को लगा था कि कौन सा बड़ा धमाका होगा, छोटा सा ही तो धमाका होगा, तो यही सोचते हुए वो एटम बम को रिलीज कर देते हैं। मगर जब वो इसका इंपैक्ट देखते हैं तो फिर ओपनहाइमर खुद हैरान रह जाते हैं। ओपनहाइमर इस धमाके को देखकर इतना हैरान हो जाते हैं कि वो भगवत गीता की एक लाइन पढ़ते हैं कि आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अभी साल भी नहीं गुजरा था और हमें नागासाकी और हिरोशिमा में बम धमाके देखने को मिलते हैं। इवन ओपनहाइमर इस चीज से इतना हैरान हुए और वो इस चीज के बहुत खिलाफ भी थे कि क्यों ये धमाके करवाए गए, और उन्होंने इसके खिलाफ केस भी किया था कि न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल किया जाए। इसके बाद जर्मनी में भी एटॉमिक बम दिखाई देते हैं। मायने सिंपल था कि टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी है।
और यूएस ने इसका सारा इल्जाम ओपनहाइमर के ऊपर डाला। हकीकत में ओपनहाइमर की जो बीवी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती थी, जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट के बहुत सपोर्ट में थी। क्या ये वाकया आपको सुना सुना नहीं लगता? पाकिस्तान ने भी तो अब्दुल कदीर के साथ यही किया था। जब ओपनहाइमर अपनी सफाई पेश करने जा रहे थे तो आइंस्टाइन ने उसको रोका भी था, मगर उसने बिल्कुल भी आइंस्टाइन की एक ना सुनी और एक मुहिब्बे वतन बनते हुए कहा कि मैं अपने कंट्री को सर्व करूंगा। और जब वो मुकदमे के लिए जा रहा था अपनी सफाई पेश करने के लिए, तो आइंस्टाइन ने अपने असिस्टेंट से यह भी कहा था, देयर गोज अ फूल। और हुआ भी ऐसे ही। ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और टॉप सीक्रेट्स भी ओपनहाइमर के साथ शेयर करना अब बंद हो चुके थे। 1961 में जब एफ कैनेडी की गवर्नमेंट आई, तब वो जानता था कि ओपनहाइमर बेकसूर है। इसी वजह से एफ कैनेडी ने ओपनहाइमर को हाइड्रोजन बम बनाने की ऑफर भी की, मगर तब तक वो रियलाइज कर चुका था कि ओपनहाइमर की सबसे बड़ी गलती अमेरिका को सर्व करना था। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है कि क्यों हिंदू ओपनहाइमर के खिलाफ है, क्यों हिंदू ओपनहाइमर को बाइकॉट कर रहे हैं, हालांकि उनकी इलाहामी किताब का भी जिक्र इसके अंदर आया है। मगर वो बात है ना कि जिस तरीके से उस किताब का जिक्र इस मूवी के अंदर आया है वो टोटली काबिल बर्दाश्त नहीं। He had drawn great inspiration from Gita. This film per se is a good film. It is good for us. But in that film they have inserted a shot, a scene which has no relation with reality. That scene is that he is having intercourse with his girlfriend. That girlfriend is showing him a book which is Gita, of course, because it is all about Gita. आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक याद रखें, आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री